हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो कि रियल नंबर और पॉलिनोमियल था उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है ना, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन ये होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो इस कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे a1 का मतलब है पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो 2 होना चाहिए, और a2 का मतलब है दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो 8 होना चाहिए। इसी तरीके से b1/b2 क्या होगा 3/12, और c1/c2 क्या होना चाहिए 7/k। तो 2/8 का भी वैल्यू 1/4 ही होगा, और 3/12 को भी अगर हम सॉल्व करें तो ये भी 1/4 होगा। दिस इज इक्वल टू 7/k। तो अगर हम 7/k को अगर हम 1/4 के इक्वल करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो k इक्वल टू 7/4 जा क्या होगा 28। तो k का जो वैल्यू है वो 28 होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन 10x + 5y इक्वल टू a - 5 and 20x + 10y - a इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कोइंसिडेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दोनों एक ही चीज़ है। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, यानी कि कोइंसिडेंट होगा। तो यहाँ भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहले इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो RHS में है, यानी C1 जो है वो RHS में है। तो दूसरे इक्वेशन को भी हम ऐसा ही कर लेंगे। 20x + 10y - a को जब हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए +a होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, या तो दोनों LHS में होना चाहिए, यानी कि C1 C2 दोनों LHS में होना चाहिए, या फिर दोनों RHS में होना चाहिए। तभी हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, और a2 के प्लेस पे 20 है, 10/20। b1 का वैल्यू 5 है और b2 का वैल्यू 10 है। b1 b2 का मतलब y का कोफिशिएंट, a1 a2 का मतलब x का कोफिशिएंट, है ना, पहले और दूसरे इक्वेशन में रिस्पेक्टिवली, और इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे जो c1 है वो a - 5 है और जो c2 है वो a है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो दोनों का वैल्यू 1/2 ही आएगा। तो 1/2 इक्वल टू a - 5/a। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो a इक्वल टू 2a - 10। तो -10 को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो a इक्वल टू +10 होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky इक्वल टू 8 एंड 2x + 5y - 4 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू क्या होगा? तो पैरेलल का मतलब है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब चूंकि यहाँ पे कहीं भी नॉट इक्वल टू से तो हमें मतलब है नहीं, हमें k का वैल्यू निकालना है, तो हम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 का यूज करेंगे यहाँ पे। तो a1 3 है और जो a2 है वो 2 है, b1 जो है वो 2k है और b2 का वैल्यू 5 है। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, तो 15 इक्वल टू 4k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने हैं टर्म 1 में, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसको करने के बाद ऑलमोस्ट आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि इस पे
जो कंसेप्ट डिस्कशन है उस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहाँ से जा कर के आप कंसेप्ट वाले सारे जो भी डाउट्स हैं आपके वो वहाँ पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं। तो के का वैल्यू 15/4 है, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आपको क्या करना है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है इससे, तो आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो जितना हो सके इसे शेयर करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो a1 का मतलब है k और a2 का मतलब है 6, ठीक है ना। b1 का मतलब है -1 और b2 का मतलब है -2, ठीक है ना। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होता है, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 होता है, पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 होता है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, बस माइनस है, मतलब -1 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो माइनस में 2k इक्वल टू -6 होगा, यहाँ से k इक्वल टू -6/-2। अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो k का वैल्यू 3 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना चाहिए और 2 3 जा 6 होता है। अब चूंकि नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू सब में हम अप्लाई कर देंगे, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 3, मतलब फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। मतलब k का जो वैल्यू है 3 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 3 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 3, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं तो बीच में ही वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके आप उसका सॉल्यूशन निकालें, या फिर आपके मन में जो भी लगता है कि इसमें से ये वाला ऑप्शन होना चाहिए तो पहले आप वो सोच लें, ठीक है ना। मतलब 20 क्वेश्चंस करते वक्त पहले आप उसका सॉल्यूशन करें, फिर वीडियो को देखें और लास्ट में ये कैलकुलेट करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो इससे एक अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा, आपको भी पता होगा कि आप कितने पानी में हैं, है ना। मतलब आपका जो कंसेप्ट है वो कितना क्लियर है और आप कितना स्कोर कर पाते हैं, तो एक अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग देम विल बी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इस केस में लाइन जो है ना वो कोइंसिडेंट होगा, ठीक है ना। लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, तो ऑलवेज कोइंसिडेंट, यानी कि फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है ना। 3 होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, उस केस में इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, एक होता है नो सॉल्यूशन, उसमें पैरेलल होना चाहिए, और एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इसमें कोइंसिडेंट होना चाहिए। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ 3 ही तरीके से हो सकते हैं, एक तो ऐसे क्रॉस करते हुए, एक ओवरलैप करेगा एक दूसरे के ऊपर, और एक इस तरीके से पैरेलल होगा। तो पहले वाले केस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, दूसरे वाले केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, और तीसरे वाले केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो छोटा छोटा कंसेप्ट है जिसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x/2 प्लस 5y/3 इक्वल टू 7 एंड 9x प्लस 10y इक्वल टू 14 इज, क्या होगा इसमें से पूछा जा रहा है। तो हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे। तो a1/a2, a1 का वैल्यू यहाँ पे 3/2 है और b1 के प्लेस पे 9 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली 3/2 इंटू 9 होगा। तो 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 जा, तो ये 1/6 होना चाहिए। फिर हम b1/b2 फाइंड आउट करेंगे। तो b1 जो है आपका वो 5/3 है और जो b2 है वो 10 है, यानी हम इसी को लिख सकते हैं 5/3 इंटू 10। कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा, तो ये 1/6 होगा। फिर हम c1/c2 निकालेंगे। तो c1 जो है वो आपका 7 है और जो c2 है वो 14 है। तो 7/14 कर लेंगे तो 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अभी अभी हमने ऊपर बताया कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ऐसा कुछ आता है तो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन को ही कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या फिर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर नो सॉल्यूशन होता है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -4 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ओनली सॉल्यूशन 0,0। तो ये बहुत ही आसान है। आपको बता दें, जब भी x का दो वैल्यू या फिर y का दो वैल्यू गिवन हो तो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे और दोनों आपस में पैरेलल होंगे, और पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। मान लीजिए कहीं पे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 ऐसा दिया हुआ है ना, मतलब कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। यहीं पे अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 होता तो वन सॉल्यूशन होगा, यानी ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो x और y का वैल्यू अगर गिवन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और x का दो वैल्यू अगर गिवन है तो नो सॉल्यूशन होगा, और y का अगर दो वैल्यू गिवन है तब भी नो सॉल्यूशन होगा। तो 7th का नो सॉल्यूशन यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अभी मैंने बताया कि अगर x का दो वैल्यू या फिर y का दो वैल्यू दिया हुआ है तो नो सॉल्यूशन होगा। यहीं पे अगर एक x इक्वल टू 0 होता और y इक्वल टू -6 होता तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता, लेकिन यहाँ पे y का दो वैल्यू गिवन है। तो जब भी ऐसा हो कि y का दो वैल्यू गिवन हो तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। अगर x का दो वैल्यू गिवन है तब भी नो सॉल्यूशन होगा। तो छोटा छोटा कंसेप्ट है जिसको याद रखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस वाई इक्वल टू k स्क्वायर एंड x प्लस ky इक्वल टू 1 हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। तो a1 का जो वैल्यू है यहाँ पे k है और a2 का जो वैल्यू है वो 1 है। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 होना चाहिए। फिर b1 1 होगा और जो b2 है वो k होगा। फिर c1 जो है वो k स्क्वायर है और जो c2 है वो 1 है। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस बनेंगे, यानी पहले तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। k बाय 1 इक्वल टू अगर हम 1 बाई k करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या होगा +-1, ठीक है ना। इसके बाद b1 बाई b2 को c1 बाई c2 के इक्वल करेंगे, यानी कि 1 बाई k इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k के पावर में 3 इक्वल टू 1, तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा 1। अगर k के पावर में 3 इक्वल टू 1 है तो k का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, चूँकि 1 के पावर में 1 बाई 3। जब हम 3 को RHS में ले जाएंगे, यहाँ से इसको RHS में ले जाएंगे तो ये 1 के पावर में 3, और 1 के पावर में कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 ही होगा, तो k का वैल्यू 1 होना चाहिए। वैसे भी क्यूब रूट ऑफ 1 जो है वो 1 होता है। अब हम क्या करेंगे कि k बाय 1 इक्वल टू यानी a1 बाई a2 को c1 बाई c2 के इक्वल करेंगे। तो अगर हम k को RHS में ले जाएं तो k स्क्वायर माइनस में k इक्वल टू 0, यानी k इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो k इक्वल टू 0 होगा, एक तो k माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, मतलब k इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इन सब में हमें 3 अलग अलग सॉल्यूशन मिला, यहाँ पे +-1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 भी है और 1 भी है। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, देखना है कि सब में कॉमन क्या है। तो सब में कॉमन 1 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकन्सिस्टेंट। तो मैंने कहा ना कि कंसिस्टेंट, इनकन्सिस्टेंट का मतलब है कि पैरेलल लाइन, बाकी दो केसेस में कंसिस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे जो हमें अप्लाई करना है वो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो नॉट इक्वल टू से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए हमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 करना होगा। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, और a2 का जो वैल्यू है वो 5 है। फिर b1 बाई b2 यानी कि 2 अपॉन k, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k का आंसर आ जाएगा 10, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके टर्म 1 एग्जाम में आएंगे, तो मन लगा के पढ़ाई करें और मैंने जो कहा है वो ट्राई करें आप। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन पहले आप अटैम्प्ट करें, फिर वीडियो को देखें और लास्ट में कैलकुलेट करें कि आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है। और बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो कर ही लें, क्योंकि यहाँ पे आपको टर्म 1 के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, मैथ में, साइंस में और SST के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky प्लस 2x प्लस ky इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन।
तो यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू भी आया है, तो नॉट इक्वल टू वाला भी ट्राई करेंगे। जैसे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यानी कि 1/2 इक्वल टू b1/b2 का मतलब है 1/k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 2। तो चूंकि k का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अगर हम a1/a2 इक्वल टू c1/c2 करेंगे तो k आना ही नहीं है, तो b1/b2 यानी कि 1/k इक्वल टू c1/c2 यानी कि 4/3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर रेसिप्रोकल कर दें तो k इक्वल टू होगा 3/4। तो ये k नॉट इक्वल टू 3/4, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, वो तो ऑप्शन में है नहीं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। तो पैरेलल होने के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब 3/6 इक्वल टू -1/-2 इक्वल टू -5/-p। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें, सॉरी नॉट इक्वल टू -5/-p, तो ये तो कैंसिल होगा। तो यहाँ से अगर हम 3/6 का मतलब है 1/2, या फिर हम -1/-2 करें तो ये भी 1/2 होगा इक्वल टू 5/p। ठीक है ना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन होगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो p इज नॉट इक्वल टू 10 होगा। ठीक है ना। तो p का जो है ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स k + 1 × x + 3ky + 15 इक्वल टू 0 एंड 5x + ky + 5 इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट इज। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए ना कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ये यहाँ पे गलत तरीके से प्रिंट हो गया, ये पार्ट नहीं है। ठीक है ना, ये दूसरे क्वेश्चन का है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कोइंसिडेंट का मतलब है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है k + 1, ये ऑप्शंस भी गलत हैं, ये पहले वाले ऑप्शंस के आ गए हैं। तो a1/a2 यानी कि k + 1/5 इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब है k/3k, और c1/c2 इसका मतलब है 15/5। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जैसे k + 1/5 इक्वल टू k/3k। तो यहाँ पे जैसे k + 1/5 इक्वल टू 3k/k होगा, यानी कि यहाँ पे 3k ऊपर होना चाहिए, 3k/k। तो k से तो k खैर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से 15 को कैंसिल कर देंगे तो 3 होगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो k + 1 इक्वल टू 5 3 जा क्या होगा 15, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 10 हो जाना चाहिए। ठीक है ना। एक बार और हम इसे चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे k + 5 नहीं है, k + 1 है, k + 1 इक्वल टू 15, तो k इक्वल टू 14 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि इफ़ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky इक्वल टू 8 एंड 2x + 5y - 4 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k। पैरेलल का मतलब है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम अगर इस दोनों को सॉल्व करें, a1/a2 का मतलब है 3/2 और b1/b2 का मतलब है 2k/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 इक्वल टू 4k। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 15/4। तो नॉट इक्वल टू में हमें जाना ही नहीं है, 15/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k। पैरेलल का मतलब वही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 का मतलब है 3/2, b1/b2 का मतलब है 2k/5, c1/c2 तो नॉट इक्वल टू वाला है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 2 2 जा 4k और 5 3 जा 15, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आई थिंक
नहीं सेम तो नहीं है, 2ky इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों में, है ना, बस वही है, वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसका भी आंसर जो है वो 15/4 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन भी होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट भी होता है। एक ही बात को अलग अलग तरीके से बुलाया जा रहा है यहाँ पे, जैसे आप ही का जो नाम है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, आपका घर का एक नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है, या तो कह देगा नो सॉल्यूशन, या फिर कह देगा कि पैरेलल लाइन, या फिर कह देगा इनकंसिस्टेंट। सबका मतलब यही होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब हम a1/a2 यानी कि 1/5, जब x के बगल में कुछ ना हो ना, मतलब समझ लीजिए कि 1 है वहाँ पे, तो ये 1/5 इक्वल टू 2/k, इसको सॉल्व कर लेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कंसीडर अ पेयर ऑफ इक्वेशन एज थॉन, यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि x और y की वैल्यूज क्या होगी। तो आपको बता दें, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें क्या करना होता है ना, 5 जैसे 5/x+2 है तो 1/x+2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे u लेट कर लेंगे और 1/y+2 को भी लेट कर लेंगे। तो 1/x+2 की जगह पे अगर हम u लिखें तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, 5u और प्लस में 7 भी इक्वल टू 31/12। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पे 4/x+2 तो ये हो जाएगा 4u और 3/y+2 तो ये हो जाना चाहिए 3b इक्वल टू 17/12। अब इसी को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब आप ये देखिए कि इक्वेशन 2 में v का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है, तो पहले वाले में 3 से, और यहाँ पे 7 है तो दूसरे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ऐसा करने से क्या होगा, v का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा, फिर हम माइनस कर देंगे, v से v कैंसिल, u का वैल्यू हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15u होना चाहिए, प्लस में 7 3 जा 21 भी, और इक्वल टू 31/12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है, तो 31/4 ये बन जाएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 7 4 जा 28u और प्लस में 7 3 जा 21 भी इक्वल टू, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 12 है, तो नीचे 12 है तो 12 तो कैंसिल होना नहीं है, तो 17 7 जा 119 और नीचे क्या हो जाना चाहिए 12 हो जाना चाहिए, तो 119/12। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसमें से, यानी इसको हम एक को 3 लेट कर लेते हैं, एक को हम 3 लेट कर लेते हैं और दूसरे को 4 लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, एक को 3 और दूसरे को 4, तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे। ठीक है ना, लिख देंगे वहाँ पे बाय 3 - 4 वी गेट। तो जब हम माइनस करेंगे तो कुछ ऐसा देखने में लगेगा, 15u प्लस में 21 भी इक्वल टू 31/4 और 28u प्लस में 21 भी इक्वल टू 119/12। ठीक है ना, तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, 21 भी से 21 भी कैंसिल हो जाना चाहिए। 15u में से 28u को माइनस करेंगे तो 15 में से 28 को अगर हम माइनस करें तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, 8 में से 5 चला गया तो 3 और 2 में से 1 तो 1 होना चाहिए। -13u इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 31/4 माइनस में 119/12। तो इसका एलसीएम लेकर के अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। 13u इक्वल टू 412 का एलसीएम 12 होगा, और यहाँ पे 31 है, 31 के नीचे 4 है, 4 3 जा 12 होता है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 93 होगा, और माइनस में 119। इसको और सॉल्व करेंगे तो -13u इक्वल टू 9 - 3 तो 3 होना चाहिए, और फिर 11 में से 9 माइनस कर लेंगे तो ये 2 होना चाहिए, तो -23/12। एक बार और हम इसे चेक कर लेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है।
तो माइनस में 13u, जैसे 8 है, 8 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 3 होगा, और 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 होगा, ठीक है। फिर 31/4 माइनस 119/12, 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और माइनस में 119। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 3 यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है ना। वही मैं सोच रहा था कि कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कैंसिल करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, मतलब वैल्यू में कुछ एरर होगा, तो यहाँ पे 26 माइनस में होगा, तो -13 से -26 को कैंसिल करेंगे तो 2 जा, यानी u का जो वैल्यू होगा कैंसिल करके आ जाएगा 1/6, u का वैल्यू आ जाएगा 1/6। तो u का वैल्यू 1/6 होने का मतलब है, u हमने लेट किसको करा था, u हमने 1/x+2 को करा था, तो 1/x+2 का जो वैल्यू है वो एक्चुअली 1/6 है, यानी कि x+2 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 6 माइनस 2 मतलब 4। तो x का जो वैल्यू है वो 4 है, तो y का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करके निकाल लेंगे। किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। तो इस वाले में जब हम x की वैल्यू, या फिर दूसरे वाले में कर देते हैं, ये थोड़ा सा इजी रहेगा। यहाँ पे जब हम x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो 4/4 + 2 यानी कि 6 होगा, और प्लस में 3/y+2 इक्वल टू 17/12 होगा। 4 और 2, 2 2 जा और 2 3 जा, ये 2/3 होना चाहिए, यानी कि 3/y+2 इक्वल टू 17/12, और माइनस में 2/3 होना चाहिए। आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन सब जगह नहीं आएंगे, जैसे कि इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे जो कि आसान थे, तो ऐसे ऐसे 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे जो थोड़ा कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है ना। तो उसे डरना नहीं है, उसे सॉल्व करना है। तो 3/y+2 इक्वल टू 12, और 3 का एलसीएम यहाँ पे 12 होना चाहिए, ऊपर 17 रह जाएगा, माइनस में 3 4 जा 12 होता है, तो 4 2 जा कर लेंगे तो 8 होगा, मतलब 3/y+2 इक्वल टू 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9/12 होना चाहिए, 3 3 जा और 3 4 जा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y+2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से y का वैल्यू 2 होगा, यानी x का वैल्यू ऑलरेडी हम 4 निकाल चुके हैं और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आसान है। कंसीडर अ पेयर ऑफ इक्वेशन एज शोन, कह रहा है विच ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो वही है कि 1/x+2 को अगर हम u लेट कर लें, 1/x+2 को अगर हम u लेट कर लें, और 1/y-2 को अगर हम v लेट कर लें और इसमें पुट करें, तो पहला वाला जो इक्वेशन है वो देखने में कुछ ऐसा लगेगा, 7u + 2v इक्वल टू 33/20, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा लगेगा, 2u प्लस में 6v इक्वल टू 23/20। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 7u + 2v इक्वल टू 33/20 यही है, और 2u प्लस में 6v इक्वल टू 23/20 यही है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कंसीडर द इक्वेशन एज शोन, इस तरीके से दिया हुआ है, और कह रहा है कि बताओ कि ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट अ स्टूडेंट सेज दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इज ही और सी करेक्ट, विच ऑफ दिस एक्सप्लेन्स वाई। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है येस बिकॉज दे आर पैरेलल लाइन्स, यस बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा या क्या होगा, ये तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके ही पता चलेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तभी तो हम पता लगा पाएंगे ना कि वो a1/a2 क्या होगा, b1/b2 क्या होगा। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व हम करेंगे, x से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, xy, फिर x से -b में मल्टीप्लाई करेंगे तो -bx, फिर -a से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो -ay, -a से -b में मल्टीप्लाई करेंगे तो +ab, ठीक है ना। और इक्वल टू यहाँ भी RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू वाई करेंगे तो xy, और x इंटू -b/2 करेंगे तो माइनस में bx/2, फिर -2a इंटू वाई करेंगे तो माइनस में 2ay, फिर -2a इंटू माइनस में b/2 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाना चाहिए प्लस में ab, ठीक है ना। तो LHS में भी xy है, RHS में भी xy है, तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए। LHS में भी +ab है, RHS में भी +ab है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो भी है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -bx है और RHS में -bx/2 है, उसको LHS में ले आएंगे
तो bx/2 माइनस में bx और यहाँ पे माइनस में ay है। RHS में जो माइनस में 2ay है उसको हम LHS में कर लेंगे तो प्लस में 2ay होगा इक्वल टू 0। तो इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम LCM लेंगे तो LCM लेने के बाद ये होना चाहिए bx माइनस में 2bx माइनस में 2ay प्लस में 4ay इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो माइनस में प्लस में bx माइनस में 2bx, तो ये क्या हो जाना चाहिए माइनस bx माइनस 2ay प्लस 4ay, तो ये क्या होना चाहिए प्लस में 2ay इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ठीक है ना। उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा कंडीशन फुलफिल करता है, उसके हिसाब से हम अपना आंसर देंगे। तो करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए। फिर x इंटू 1/2 भी करेंगे तो x/2 भी होगा। फिर इस तरीके से y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में y² और प्लस में ay/2 माइनस में 2xy इक्वल टू RHS में 5a माइनस b का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो x² प्लस y² माइनस में 2xy। x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, चूँकि LHS RHS में है, और माइनस 2xy से माइनस 2xy कैंसिल। तो हमारे पास क्या है, एक तो x/2 भी है यहाँ से और प्लस में ay/2 है और इक्वल टू में 5 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, LCM लेंगे, तो ये हमारा हो जाना चाहिए x प्लस में ay, aby होगा, चूँकि यहाँ पे b भी एक्स्ट्रा है तो ये aby होगा, और इक्वल टू 2b और 2 का LCM लेंगे तो 2b होगा, वो RHS में जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 यानी कि 10 भी होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 2 आया। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 आपका यहाँ है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे a1/a2 यानी कि माइनस b और यहाँ पे 1 है तो माइनस b/1 इक्वल टू b1/b2। b1 का मतलब है 2a और b2 का मतलब है यहाँ पे ab। तो अगर हम b1/b2 को सॉल्व करें तो a से a कैंसिल, 2/b होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो 100% ऑप्शन नंबर बी होगा। येस, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इसलिए कंसिस्टेंट होगा। मतलब बच्चे ने जो कहा था वो सही है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करके आपको a1/a2 b1/b2 चेक करना था। चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो c1/c2 पे हम क्यों जाएँ, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, कंसीडर द इक्वेशन एज थोन 9x प्लस 6y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट द गिवन इक्वेशंस। तो इसमें वही है कि दिस इज अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन एज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और 3 ऑप्शंस जो हैं वो नहीं दिए हुए हैं, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, वो मैं आपको बता देता हूँ। और कंडीशंस में क्या दिया होगा, दूसरा वही इंटरसेक्टिंग का दिया होगा, फिर पैरेलल का दिया होगा, फिर नन ऑफ दीज लिखा होगा। तो यहाँ पे अगर हम a1/a2 करें तो 9/3 जो कि 3 होगा। फिर अगर हम b1/b2 करें तो 6/2 तो वो भी 3 होगा। और अगर हम c1/c2 करें तो वो क्या होगा 5/7। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो BCD में जहाँ भी दिया होगा वो ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, दिस इज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वो मिसप्रिंट हो गया इसलिए ऑप्शंस में नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन BCD में से जो भी होगा उस पर हम टिक कर देंगे। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो कि हमने लीनियर इक्वेशन से लिए थे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग हर चैप्टर का एक एक MCQ बनाने जा रहे हैं, तो आप जुड़े रहें। और इसके अलावा लाइव क्लासेस भी करेंगे, है ना। अभी हमारा प्लानिंग है कि डेली 9 PM का मैं सोच रहा हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो लाइव आने में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि डेली हम आप लोगों के लिए लाइव आ जाएं जब तक टर्म 1 एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो बने रहें और कोशिश करें कि अपने दोस्तों में भी इन वीडियोज़ को शेयर करें, ठीक है ना। ये आपका काम बनता है, हमारा काम है मेहनत करना, आप लोगों का रिजल्ट आए इसके लिए, और आपका काम है जितना ज़्यादा वीडियो को फैला सकें, शेयर कर सकें, वो करना। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे MCQ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।